सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ ठोस अवस्था पार्ट नंबर 2। आइए बच्चों बात करते हैं कि ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हमने जो पुरानी वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय और नंबर 2 अक्रिस्टलीय, और उनके दोनों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। आइए बच्चों आज बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 बेटा आयनिक ठोस। कौन से ठोस बच्चों? आयनिक ठोस। पॉइंट नंबर 2 आणविक ठोस। पॉइंट नंबर 3 धात्विक ठोस। और पॉइंट नंबर 4 आपके सामने है नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस। तो बच्चों क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, नंबर 2 आणविक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 नेटवर्क ठोस। आइए बच्चों बात करते हैं कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन से बच्चों? अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर क्रिस्टल्स। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है ध्रुवीय ठोस यानी कि पोलर क्रिस्टल्स। और पॉइंट नंबर लास्ट है आपके पास हाइड्रोजन बंध युक्त या हाइड्रोजन आबंध युक्त ठोस। तो बच्चों बात करते हैं एक बार फिर कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। और आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त। आइए इनका एक बार विस्तार से अध्ययन करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को बेटा उनके अंतराण्विक बलों के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में, जैसा आपने पुरानी स्लाइड्स में देखा था। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, और पॉइंट नंबर 4 धात्विक ठोस। आइए विस्तार से अध्ययन करें। पॉइंट नंबर 1 का आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो बेटा ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। नाम से स्पष्ट है मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि जो किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। या आणविक सॉलिड जो किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। आइए इनका एक एक बार कंप्लीट अध्ययन करते हैं। नंबर 1 आपके सामने हेडिंग है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो बच्चों अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य अध्रुवीय बंध पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अध्रुवीय आणविक ठोस, या जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2, Cl2, I2। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बेटा इनके गुणों की। तो अध्रुवीय आणविक ठोसों के मध्य जो बल होता है वो एक वीक फोर्स वर्क करता है जिसे हम कहते हैं लंदन बल। पॉइंट नंबर 2 ये कमरे के ताप पर गैसीय द्रव होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये मुलायम होते हैं। पॉइंट नंबर 5 इनका गलनांक कम होता है। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, आयोडीन I2, क्लोरीन Cl2, बेंजीन C6H6, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहेंगे? ऐसे आणविक ठोस जिनके मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, या अध्रुवीय अणुओं की या अध्रुवीय ठोसों की अपेक्षा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है? हाई होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु प्रबल बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे HCl, SO2, SO3 और NH3 आदि। तो बच्चों आपको बताया था कि इनके जो उदाहरण हैं वो हैं HCl, SO2, SO3 और NH3 आदि। आइए इनके गुणों की बात करते हैं। मैंने नोट पॉइंट में आपको बताया कि ध्रुवीय आणविक ठोस के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक जो बल है वो अध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा कैसा होता है? प्रबल होता है। तो पॉइंट नंबर 1 बेटा इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण होता है जो लंदन बल की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये भी कमरे के ताप पर अध्रुवीय आणविक ठोसों की तरह गैसीय द्रव होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक की तरह कार्य कर सकते हैं। इनके उदाहरण आपको दिए हैं HCl, SO2। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है वो आपके हाइड्रोजन
आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन आबंध केवल 3 ही एलिमेंट बनाते हैं। आप इन्हें फ़ोन के द्वारा याद कर सकते हैं, FON। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन। तो ऐसे यौगिक या ऐसे ठोस जिनके मध्य हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस अवस्था में जल यानी कि बर्फ। आइए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनके अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा बच्चों? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। पॉइंट नंबर 3, ये कमरे के ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर वाष्पशील द्रव और मुलायम होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये मुलायम होते हैं। आइए बच्चों एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो आपके आणविक सॉलिड थे वो 3 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अध्रुवीय आणविक ठोस, उनके बीच कौन सा बल पाया जाता है? लंदन बल। पॉइंट नंबर 2, ध्रुवीय आणविक ठोस, उनके बीच कौन सा बल पाया जाता है? ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल। और पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, उनके बीच कौन सा बल पाया जाता है? हाइड्रोजन आबंध। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, आयनिक ठोस। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे क्रिस्टलीय सॉलिड या ऐसे सॉलिड जो आयनों से मिलकर बने होते हैं या वो क्या कहलाते हैं? आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। मतलब वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो आयनिक ठोसों का निर्माण धनायन तथा ऋणायनों के तीनों दिशाओं में यानी कि 3 डायमेंशन विन्यास में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा या कूलाम्ब बलों के द्वारा होता है। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन आप यही याद कर सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। आइए इनके गुणों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है इनका गुण, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। पॉइंट नंबर 2, आयनिक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आणविक ठोसों की तुलना में बहुत उच्च होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु पिघली हुई या विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो इनके उदाहरण होते हैं NaCl, KCl, K2SO4, NH4Cl, नौसादर, और ये जो लिखा हुआ है बच्चों CaCl, ये होता है CaCl2, FeCl3। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो आयनिक बंधों से मिलकर बने होते हैं, वो सभी आयनिक ठोस कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 3, धात्विक ठोस। तो बच्चों धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो बेटा वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होंगे? धात्विक परमाणु होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? धात्विक ठोस कहलाएंगे। जैसे अगर हम इनके उदाहरण की बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स धात्विक या मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। आइए इनके गुणों के बारे में बात करते हैं। ये धनायन या इसमें जो धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रूप समुद्र में डूबे रहते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में जुड़ा रहता है, जिससे ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं क्योंकि धातुएं सभी कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, और इनके सभी के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। सबसे अच्छे चालक धात्विक ठोस ही होते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये आघातवर्धनीय होते हैं, मतलब पीटने पर फैलते हैं। अगर आप किसी लोहे को या किसी धात्विक सॉलिड को हथौड़े से पीटते हैं या उस पर प्रेस करते हैं तो फैलने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि आपका जो आयनिक सॉलिड था वो कैसा होता है? भंगुर होता है, मतलब पीटने पर वो बिखर जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई नमक है साबुत या फिटकरी का कोई पीस है, अगर आप उसे प्रेस करें उससे तो वो टुकड़ों में बिखर जाता है। इनके उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताए थे, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, आयरन। पॉइंट नंबर लास्ट बेटा, क्रिस्टलीय ठोस का लास्ट पॉइंट कौन सा था? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस किसे कैसे कहते हैं बच्चों? कि ऐसे सॉलिड जिनके निकटवर्ती अणुओं के बीच यानी कि जो उनके अवयवी कण होते हैं उनके बीच कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, वो नेटवर्क ठोस होते हैं। तो बेटा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस को क्या कहा जाता है? गेंट मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स या विशाल अणु कह सकते हैं। तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के गुण, सभी परमाणुओं के या इसमें जो परमाणु होते हैं उनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये अत्यधिक कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं और गलने से पहले ही ये विघटित हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये ठोस तथा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। इस पॉइंट को एक बार फिर देखिए कि ये ठोस या पिघली हुई अवस्था में भी विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि इसका एक एग्जाम्पल्स होता है, जो एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होता है लेकिन फिर भी वह विद्युत का सुचालक होता है।
उसकी बात बच्चों बाद में करेंगे, इनके उदाहरण नोट कर लीजिए। हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। तो ये था बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमने बताया था कि क्रिस्टल सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, आणविक और आपका धात्विक और नेटवर्क सॉलिड। तो आणविक सॉलिड 3 प्रकार के बताए थे, ध्रुवीय, अध्रुवीय और आपका लास्ट था हाइड्रोजन आबंधित। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होने के बावजूद भी विद्युत का जो सुचालक होता है वो क्यों होता है। बेटा ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस होने के बाद भी विद्युत का सुचालक होता है, वो इसकी स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, जो इसकी संरचना होती है। क्योंकि बेटा जो इसकी संरचनाएं होती हैं वो षटकोणीय होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। और इसमें जो संकरण पाया जाता है वो sp2 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अलग से या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं बच्चों। एक प्रश्न है आपका, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कांच को सुपर कोल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। मैंने इसका आंसर बताया था आपको कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें बहने का गुण होता है और ये बहुत धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति रखता है। अर्थात लंबे समय के बाद जो कांच होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है और जो निचली सतह है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। इसीलिए हम कांच को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 बेटा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये आपके रिवीजन के लिए है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस उन्हें कहते हैं ऐसे ठोस जिनमें जो अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो नियमित अरेंजमेंट में होते हैं और नियमित ऑर्डर में होने के कारण ही वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इन ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक निश्चित ज्यामिति वाली त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके उदाहरण होते हैं बच्चों सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, काफ़ी सारे आपको उदाहरण बताए थे क्रिस्टलीय ठोस के। आइए बच्चों एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।